लोगों के जहन में सवाल है। और कुछ सवाल, जैसे कि 4 सवाल आज कांग्रेस पार्टी ने पूछे हैं, कुछ तो रागिनी नायक ने बता दिए। उनमें से एक सवाल यह था कि पहलगाम हमला जिन आतंकियों ने किया था, उन आतंकियों को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है। एक सवाल यह भी है कि क्या सुरक्षा में चूक हुई थी। इन सब को लेकर के क्या सवाल पूछना अब देश में उसकी अनुमति नहीं है। जो भी पूछता है उसको चुप क्यों करा दिया जाता है, ये कह के कि भाई आपको देश के साथ खड़े रहना है। नहीं, मुझे लगता है कि दोनों का अंतर समझना पड़ेगा। कई बार होता क्या है कि आप कोई भी एक बात कहते हैं, उसमें से एक लाइन, एक शब्द पकड़ के दूसरी तरफ खड़ा करिए। बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा, हम लोग भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष को भी पूछना चाहिए। और पहलगाम के वो 4 हत्यारे कहां हैं, तो इसका जवाब आता है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा में चूक हुई है क्या? सर्वदलीय बैठक में सरकार ने स्वीकार किया, हमने टीवी पर खबर चलते हुए देखी, हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया। सवाल है कि उसके आगे क्या? आज ही सुबह 3 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने उनकी खोपड़ी उड़ा दी। क्या सवाल ये है कि आतंकवादी मारे जा रहे हैं? वेलकम टू सप्तगिरी NPS यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. क्या सवाल यह है कि कौन सा आतंकवादी मारा जा रहा है? और जब इन दोनों को हम देखेंगे तब समझ में आता है कि सवाल पूछने पर ऐतराज नहीं है, सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है और उसमें क्या हम उस कार्रवाई को, उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल। रागिनी जी कुछ बोल रही है, मैं पता नहीं, मेरी भी बात नहीं गई होगी। रागिनी जी प्लीज एक एक करके, कमाल है, एक एक करके, इतने वक्त के बाद बोल रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए हर्षवर्धन जी। तब आपने नहीं रोका उनको। रागिनी जी, मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला, आपके साथी सिद्धार्थ एक शब्द नहीं बोला। और मैं तो अकेली हूँ भाई, आप 3 लोग हैं। प्लीज रागिनी, नहीं 3 लोग नहीं है यहाँ पर। प्रोफेसर साहब एनालिसिस कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी एनालिसिस कर रहे हैं, आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, हम तो सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं कि हो क्या रहा है दुनिया में। करते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। नीचे आप लिखिए, आप लिखिए। अरे रागिनी जी, आप क्यों सबको बीजेपी के पाले में डाल देती है? अगर नहीं होना पड़ता है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को लिखना चाहिए। चलिए देखिए किसका क्या डेजिग्नेशन है, हम यहाँ पे उसको चर्चा नहीं कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए। रागिनी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। देखिए ये अच्छा भी नहीं लगता है, अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हम सारे फैक्ट्स दुनिया के सामने रख रहे हैं, आपस में हम एक दूसरे को इस तरीके से नेम कॉलिंग करेंगे, उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। बात पूरी कीजिए। पद्मजा जी, मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश का हर व्यक्ति गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछता रहेगा कि पहलगाम के हत्यारे कहां हैं, और पूछना ही होगा, यही लोकतंत्र। तो जब विपक्ष पूछे तो क्या तकलीफ है? नहीं, विपक्ष के पूछने से कहां किसको तकलीफ है? किसी को नहीं है। और मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने माना कि हमसे सुरक्षा में चूक हुई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा में चूक नहीं हुई होती तो हम यहां नहीं बैठे होते। आज 3 आतंकवादियों को भारतीय सेनाओं ने मार गिराया, क्या वो आतंकवादी नहीं है? क्या वो कोई घटना कर रहे होंगे या किसी घटना से जब तक जुड़कर नहीं दिखेंगे तब तक हम उनको श्रेय नहीं देंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूं, सवाल पूछा जाना चाहिए और ये सवाल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को देना होगा। हमारी सेनाएं उनको खोज रही, उनको पकड़ेंगी भी, लेकिन वो खोज अभी पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो किस तरह से पूछा जा रहा है और किस मंशा से पूछा जा रहा है, शायद उसमें भी थोड़ा सा हमें अंतर करना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, एक चीज जो रागिनी जी ने बोली है, वो कह रहे हैं कि हम आइसोलेटेड हैं, और क्यों हम आइसोलेट हो गए हैं इसका जवाब सरकार से आना चाहिए। क्या आपके एनालिसिस में भारत आइसोलेटेड था ऑपरेशन सिंदूर में? देखिए, भारत आइसोलेटेड तो नहीं था। मैं ये कहूंगा कि भारत का ये जो कदम था, दुनिया को ये लग रहा था कि ये लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा यूरोप से कोई डेलीगेशन, कोई बातें नहीं आई। जब भी ये होता था तो कोई यूरोप से आता था, कोई यूरोपियन यूनियन से आता था, कुछ इंग्लैंड से आते थे या बात करते थे, कोई खबर नहीं आई कहाँ से, सिर्फ सऊदी अरेबिया, ईरान से आई। मुझे एक वाकया याद आ रहा है 2000 का, मैं ब्रीफली ये बताना चाहता हूँ। बिल क्लिंटन साहब जब कारगिल चल रहा था उसके बाद आए थे, उन्होंने कहा कि शांति होनी चाहिए, शांति हुई। उस समय भी हम न्यूक्लियर पावर थे 2000 में। बिल क्लिंटन 5 दिन दिल्ली में रहे और उन्होंने कहा कि हमें शांतिपूर्ण इसका एक निवारण करना होगा। वो इस्लामाबाद गए, 5 दिन यहाँ रहे, 5 घंटे इस्लामाबाद रहे और उनको भी यही कहा, हालांकि उन्होंने साफ कहा कि मुशर्रफ मेरी बात सुन नहीं रहे। तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में कितना अंतर आ गया है कि ट्रंप जो पहले कहते थे कि ये दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट कहते थे, उन्होंने कहा कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। तो आज ये स्थिति क्यों आ गई है कि ट्रंप साहब जाने अनजाने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक ग्रेट नेशन कह रहे हैं? क्या यही स्थिति भारत की रह गई है? मेरा ये सबमिशन है कि जो स्थिति इस समय भारत की है
वो हम स्थिति नहीं रहने दें। इसलिए जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर हम गौर करें कि ये स्थगन है, ये ऑपरेशन सिंदूर का स्थगन है। अगर ऐसी कार्रवाई हुई तो हम इसका और जोर से जवाब देंगे और इसका भरपूर जवाब देंगे। लेकिन सवाल यही है कि जब ये ऑपरेशन चला, अचानक रुक गया, हमारे मन में बहुत सारे संशय थे। मैं दुनिया समझता हूं, दुनिया 30 साल से इंटरनेशनल स्टडीज पढ़ रहा हूं, कहीं ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि डीजीएमओ की बात हुई और इतना बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट रुक गया। बहुत अच्छी बात है, शांति रहे, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जिस प्रयोजन के लिए ये हम अंदर गए थे, उनके इतने डिस्ट्रक्शन किए, इतने आतंकवादियों को मारा, हमने दिखा दिया कि हम कैपेबल हैं। अचानक स्थगन मुझे लग रहा है एटलीस्ट कि ये सही नहीं था। इसका और सिद्धार्थ यादव, देखिए पद्मजा जी, मैं पहली बात तो इस एनालिसिस से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि भारत किसी भी प्रकार से आइसोलेट हुआ है। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जब भी भारत किसी युद्ध में गया और पाकिस्तान के साथ युद्ध में गया, 71 के युद्ध में भी 1 दर्जन के लगभग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन आए थे। रशिया से रिक्वेस्ट करके हमको वीटो करवाना पड़ा था, रुकवाना पड़ा था। भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, पाकिस्तान के अंदर घुस के, पाकिस्तान के दिल पंजाब में घुस करके भावलपुर में हमने मिसाइल से हमला किया। कोई रेजोल्यूशन भारत के खिलाफ नहीं ला पा रहा। मैं आपके दर्शकों को दूसरी बात भी याद दिला दूं, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ होता था, हमेशा जो ओआईसी था, इस्लामिक कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, हमेशा एक कमेंट करती थी, स्टेटमेंट निकाल करके लाती थी और पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी होती थी। कहां गया वो कमेंट? कोई कमेंट नहीं आया। किसी देश ने खड़े होकर के एक न्यूक्लियर स्टेट के इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करने वाले भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोला, जबकि जिसने जो बोला वो ये बोला कि हम भारत के स्टैंड के साथ हैं कि टेररिज्म के साथ नहीं खड़ा हुआ जा सकता, टेररिज्म को लेकर के कुछ नहीं हो सकता। कोई फॉरेन डेलीगेशन भारत में नहीं आया, कश्मीर को लेकर के कोई बात नहीं करी जा रही है। हमने किसी की शर्तों पे भी नहीं, अगर हमने हमला किया तो ना किसी की शर्तों पे किया, अगर हम सीज फायर करेंगे तो ना किसी की शर्तों पे करेंगे। ना कोई बीच में आया था, ना कोई बीच में आया है, ना कोई आएगा। भारत एक शक्तिशाली देश है जो कहीं से भी कॉर्नर नहीं है, कूटनीतिक शक्ति के साथ वो लैस है और पूरी दुनिया भारत के स्टैंड के साथ खड़ी है। इस पर हम सबको गर्व है। मुझे लगता है ये एक मोनोलॉग का समय नहीं है। देखिए, मैं कह रही हूं, आप अंतरराष्ट्रीय रेजोल्यूशन छोड़ दीजिए। 1971 में अमेरिका ने न्यूक्लियर लैस अपनी 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी पर लाकर खड़ा कर दिया था। इंदिरा गांधी तो तब भी नहीं हिचकी, किसी से नहीं डरी। निक्सन किसिंजर की जोड़ी ने तमाम दबाव, तमाम प्रेशर बनाने की कोशिश कर ली थी, भारत को आइसोलेट करवाने की कोशिश कर ली थी, लेकिन उस समय की सामयिक राजनीति और उस समय का अंतरराष्ट्रीय समर्थन किसके साथ में था, ये भी हमने देख लिया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए, पाकिस्तान आज भी खून के आंसू रो रहा है, सबने देखा। भाजपा के प्रवक्ता डॉजियर बहुत चिल्ला रहे थे। तो आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम देकर, हमारे देश में बुलाकर डॉजियर और साझा जांच करवाने वाली भारतीय जनता पार्टी ही थी। और उस रिपोर्ट में आईएसआई ने कह दिया कि भारत तो अपने ऊपर खुद ही आतंकी हमले कराता है। साढ़े शॉल डिप्लोमेसी करने वाले खुद नरेंद्र मोदी थे, बिरयानी जाकर खाने वाले खुद नरेंद्र मोदी थे। और अंतिम बात मैं कहना चाहती हूँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने 2 बार ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार ने इस बात को स्वीकारा कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन वो सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी किसकी है, ये क्यों नहीं भारत सरकार ने तय किया? और ठीक ये है, क्यों नहीं वो जिम्मेदारी किसकी है? पहलगाम के आतंकी कहां पर हैं? क्या ये एक कॉम्प्रोमाइज था या एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमने सीज फायर के लिए अग्री किया है? सारे तथ्य भारत ने दुनिया के सामने, देश के सामने रखे हैं। अब मैं ये आपके विवेक पे छोड़ती हूं।